अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी उसका नाम है ज़रूरत मोहब्बत। बहुत ही अच्छा नावल है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। मैं बाज़ार जा रहा हूँ। जैन ने शीशे में अपने बाल दुरुस्त करते ऐलान किया। ठीक है, मगर आते हुए सौदा सरफ का सामान लेते आना। महीने की पहली तारीख है। आसफा बेगम ने सब्ज़ी काटते उसे याद दिलाया। जैन ने सर हिलाया और मेज़ पर रखी चाबी उठाई और निकलने ही वाला था कि तेज़ कदमों की आवाज़ पर मुड़ा। प्रीशा चादर उठाती हाँफती हुई उसके पीछे आ रही थी। तुम बाज़ार जा रहे हो? मुझे भी ले चलो, मैंने चूड़ियाँ और मेहंदी खरीदनी है, प्रीशा ने आसान संवार करते कहा। जैन ने बेजारियत से मुंह बनाया। ये देखो मेरे हाथ, मेरी जान छोड़ दो। अपने इस जलाद भाई से कहो वो लेकर जाएंगे तुम्हें। मेरे पास तो इस सब के लिए टाइम नहीं है। जैन ने हाथ जोड़ते उसे टकासा जवाब दिया। प्रीशा के माथे पर बल पड़े। अब आखिरी हलवा आजमाना था। ताई अम्मी देखे ना, ये मुझे बाजार लेकर नहीं जा रहा। मेरी दोस्त की मंगनी है, मैं कहाँ से चूड़ियाँ मेहंदी लाऊंगी। प्रीशा ने मजलूमियत की एक दास्तां चेहरे पर रकम करके जैन वहाँ से निकलने के पर तोड़ने लगा। जैन रुक जाओ, प्रीशा जब कह रही है तो दिला दो उसे चूड़ियाँ और मेहंदी। हर बात पर जिद मत किया करो। आसफा बेगम ने नफ़ी में सहलाते अपने बेटे को घूरा। जैन ने बेचारा सा मुंह बनाया, मगर अब कोई चारा भी नहीं था। प्रीशा बच्चों की तरह खुश होते बाहर निकल गई। जैन जब्त करता पीछे चल पड़ा। कुछ बदलते मौसम का असर था और कुछ कामों की जिम्मेदारी थी कि आसफा बेगम बीमार पड़ गई थी। उन्हें शदीद बुखार चढ़ा था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैन के हालत साहब ने भी कामों से एक दिन की छुट्टी की फरागत लेकर अपनी बेगम की देखभाल की। जैन अलग पर फिक्रमंद था। जैन के चाचा और चाची भी इयादत करके जा चुके थे। उन्होंने प्रीशा को भेजने का वादा किया था ताकि वो इनके पास आकर कामों की जिम्मेदारी उठा लेगी। ऊपर नीचे के 2 पोर्शन में ये 2 फैमिलीज रहती थी। जैन ने अपने माँ को दुआ खिलाई और शावर लेने चला गया। इसका इरादा उसके बाद चाय बनाने का था। खाला साहब भी घर पर मौजूद थे। वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसे किचन में से आवाज़ें आने लगी। प्रीशा चाय बना रही थी। कया अबू आप फिक्र करें, अब बेफिक्र रहें, मेरी चाय पीकर तो अच्छों की तबीयत ठीक सेट हो जाती है। बस आप देखिएगा कि ताई अम्मी कैसे ठीक होती हैं। प्रीशा अपनी धुन में बोल रही थी। जैन ने एक ठंडी सांस खारिज की और शाम तक उसकी चाय पीकर वाकई में आसफा बेगम की तबीयत काफ़ी संभल गई थी। जैन को ये मानना पड़ा कि वो चाय बहुत अच्छी बनाती है। प्रीशा का एक बड़ा भाई सैफुर रहमान था। वो सुबह का काम पर निकलता रात तक घर वापस आता था। अपनी दिन रात की रूटीन का असर उस पर बहुत भारी पड़ा था। यही वजह थी कि वो अपनी दिन रात की रूटीन का असर उस पर बहुत भारी पड़ा था। ये वजह थी कि वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाता था। उम्र में प्रीशा और जैन से भी काफ़ी बड़े होने के बायस उस पर रोब जाता था। आज प्रीशा की दोस्त की मंगनी थी। सैफुर रहमान उसे खुद छोड़कर और लेकर आया था। प्रीशा हरे और गुलाबी रंग के फ्राक में तैयार हुई बहुत प्यारी लग रही थी। रास्ते में प्रीशा ने अपने भाई को ताई अम्मी की तबीयत के बारे में बताया तो उससे रहा ही ना गया। तभी वो दोनों ऊपर अपने पोर्शन में जाने के बजाय सीधा उनके घर पहुँचे थे। ताई अम्मी आप अपना ख्याल रखा करें, सैफ ने फिक्रमंदी से उन्हें कहा तो वो मुस्कुरा दी। बल्कि मैं तो कहता हूँ जैन की शादी कर दे, उसकी दुल्हन आएगी तो खुद ही घर संभाल लेगी। सैफ ने बातों बातों में हल निकाला, जिस पर खाला साहब मुतासर होकर हंसती है। अरे बेटा, ये तो बड़ा अच्छा मशवरा दिया तुमने, अब तो इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। उस जिंदगी से बोले जैन, जो घर में अभी दाखिल ही हुआ था। उनकी गुफ्तगू सुनकर बेचैन हो गया। वो सैफ के पास ही चला आया। प्रीशा न जाने किन सोचों में गुम थी। जैन की नज़र प्रीशा पर गई। वो सजी सवरी बैठी थी। उसे देखकर नज़रें चुराती ऊपर चली गई। मैं किसी और को पसंद करता हूँ, वो मेरी क्लास फेलो रह चुकी है। सनीना नाम है उसका। जैन ने गोया बम फोड़ा था। खाला साहब और आसफा बेगम गुंग रह गए। हम तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारी बात परीक्षा से तय कर चुके हैं। इसके अलावा कोई लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती, समझे तुम। खाला साहब ने उसकी बदलिहाजी पर इंतहाई संजीदगी से उसे बावर करवाया। प्रीशा को मैं पसंद नहीं करता, सुना आपने, और ना ही कभी इससे शादी करूँगा। बेहतर है कि ये बात यहीं ख़त्म कर दें। जैन ने गुस्से से कहा। आसफा बेगम ने नम आंखों से अपने बेटे की बगावत देखी और चुप साध ली। तो ठीक है, फिर दफ़ा हो जाओ हमारी नज़रों से। जब तुम हमारी बात का भरम नहीं रख सकते तो ऐसी औलाद से बेहतर हम बे औलाद रह लेंगे। खाला साहब का ज़ब्त टूट चुका था। आसफा बेगम की तबीयत को बहाल हुए 2 हफ्ते ही गुजर चुके थे। इस सारे अरसे में प्रीशा ने उनका वो ख्याल रखा था। अब तो उनका दिल भी बस ये कह रहा था कि वो प्रीशा को अपने पास ही रख लें। वो बचपन से ही प्रीशा को जैन के लिए पसंद कर चुकी थी। बस उन्हें ये सही वक़्त का इंतज़ार था। मगर आज जैन की बात सुनकर खाला साहब और आसफा बेगम के ख्वाब बिखरते चले गए।
परीक्षा के पेपर्स हो रहे थे, वो कुछ दिनों से बहुत मसरूफ़ थी, तभी नीचे का चक्कर ही ना लगा सकी। इसका इरादा आज कामों से फ़ारिग होकर ताई अम्मी से मिलने का था, तभी कुछ सोचकर उसने बिरयानी बना ली। फिर एक उसे प्लेट में सजाकर वो दबे कदमों से नीचे वाले पोर्शन में चली आई। शाम के 7 बज रहे थे, मगर आज एक गैर मामूली खामोशी थी। उसे पूरे घर में कोई नज़र ना आया, बस किचन में खटपट की आवाज़ आई थी। बेहतियात उसके कदम किचन की तरफ बढ़े। ज़ैन शदीद चिल्लाहट में कैबिन खोला बंद करता कुछ चीज़ तलाश कर रहा था। वो एकदम पलटा तो परीक्षा को देखकर सख्त हो गया। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर है कुछ हैरान हुए। वो मैं बिरयानी लाई हूँ, ताई अम्मी कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। पीछे ने उसका उजड़ा बिखरा सा हुलिया देखकर बोलना शुरू किया। अम्मी घर नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ज़ैन ने माचिस की तलाश में इधर उधर नज़र दौड़ाई। फिर वो दोबारा कैबिनेट खोलने उसे बेजारी से टाला। परीक्षा ने बिरयानी साइड पर रख दी। अगले ही लम्हे वो देखकर दंग इससे रह गई कि ज़ैन ने माचिस से सिगरेट जलाई और पीने लगा। वो किचन से बाहर निकल आया था। तुम सिगरेट कब से पीने लगे हो? परीक्षा ने हिम्मत करके पूछा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम यहाँ से चलती बनो। वो बहुत बदलिहाज हो रहा था। परीक्षा ने गौर से वो क्या कि उसका चेहरा मुरझाया हुआ है। तुम मेरे साथ अपने मसलों को शेयर कर सकते हो, बांटने से दर्द कम हो जाता है। ज़ैन परीक्षा ने नरमी से कहा। तो वो खामोश था। ना जाने क्यों तो तुम्हें अताया अबू से डांट पड़ी है, परीक्षा ने अंदाज़ा लगाया। ज़ैन ने हैरत छुपाकर उससे घूरा। अब अगर तुमने मुझे असल बात ना बताई ना, तो मैं अताया अबू को बताऊंगी कि तुम सिगरेट पीते हो। परीक्षा ने सुकून से उसे धमकाया था। बाद में बताऊंगा, अभी जाओ तुम। ज़ैन ने सिगरेट बुझाते कहा। वो उसे मशकूक निगाहों से देखती सहला गई। किचन में रखी बिरयानी खा लो, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, वादा है। वो कहती अगले ही पल चली गई। ज़ैन ने बिरयानी खाई और उसका मूड काफ़ी हद तक दुरुस्त हो गया था। न जाने क्या था वो लड़की। वो इसकी बात याद करता धीरे से हंसती है। वो अभी नमाज़ पढ़कर फारग की हुई थी कि उसके फ़ोन पर मैसेज की रिंग बजी। इस दिन के बाद उसकी ज़ैन से कोई बातचीत नहीं हुई थी। उसने स्क्रीन देखी तो वहाँ ज़ैन का मैसेज चमका रहा था, छत पर आओ जल्दी। इस टाइम छत पर रात के 10 बज रहे थे। फिर वो कुछ सोचती ऊपर चली आई। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे देखकर कॉल काट दी। कहो क्या बात है, तुम इस टाइम छत पर क्या चिड़ैलों को देखने आते हो? परीक्षा ने उसे छेड़ा। तुम इस दिन पूछ रही थी ना कि मेरा मसला क्या है। ज़ैन ने उसके मजाक को हमेशा की तरह नज़रअंदाज किया था। परीक्षा ने सहलाया। तो सुनो तुम हो मेरा मसला। ज़ैन ने तब बीच का धीरे से कहा। परीक्षा को लगा कि वो मजाक कर रहा है। तुम्हारे ताया और ताई ये चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। ज़ैन ने गुस्से से बताया। परीक्षा का चेहरा गुलनार हुआ था, मगर अंधेरे की बारिश वो उस नज़ारे को देखने से महरूम ही रहा था। तो फिर तुमने क्या कहा? वो ये बात बचपन से जानती थी, मगर आज उसके मुंह से सुनकर अच्छा लगा था। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ। परीक्षा एक जहर था जो ज़ैन ने इस समय परीक्षा के कानों में उंडेला था। किस हिम्मत से वो पूछ रही थी? मेरी क्लास फेलो है, ज़ैन ने परसकून से होते कहा। मुझसे ज़्यादा अच्छी है। वो एक ट्रांस की कफियत में बोली। पागल मत बनो परीक्षा, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। वो पाक था, मगर आज हर हद पार कर गया था। तुम इनकार कर दो ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए और मैं दूसरी बात कर सकूं। ज़ैन ने इस बार बाजू थाम कर कहा। परीक्षा के अंदर बहुत कुछ टूटा था। आंसू एक कतार के साथ उसके कानों पर बहने लगे थे। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं, बल्कि मेरे बारे में क्या, तुमने तो अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा। आज मुझे मालूम हो रहा है तुम कितने खुदगर्ज हो। ज़ैन वो अपना हाथ दूर करती बोली थी। ज़ैन नासमझी से उसे देखने लगा। जिस दिन तुम्हें हीरे और कोयले में फ़र्क समझ आएगा ना, इस दिन तुम बहुत देर हो जाएगी। वो चुप कर रहना चाहती थी, पर नहीं रह पाई। ज़ैन को उससे इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। वो तो समझा था कि वो इसका साथ देगी। वो बाजू सीने पर बांधे उसे देख रहा था। तुम ढूंढोगे कदर करने वालों को, मगर तुम्हें कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। तुम देखना, वो तुम रूठोगे और तुम्हें कोई मनाने वाला कोई ना होगा। तुम बिखरोगे और तुम्हें समेटने वाला कोई ना होगा। उस दिन वो बोलते बोलते कदम पीछे की जानब ले जा रही थी। इस दिन तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुमने क्या खोया और क्या पाया। वो उसे बुत बनाकर छोड़कर चली गई थी, शायद हमेशा के लिए। इस दिन के बाद से चाचा चाची के पोर्शन से सब ने नीचे आना जाना छोड़ दिया था। पीछे ने सबके सामने इनकार करके ज़ैन का पर्दा रख लिया था और वो सबकी नाराज़गी भी मोड़ ले ली थी। महीने गुजरते गए। ज़ैन एक दिन इस लड़की सनीना को अपने घर ले आया था। वो मॉडर्न लिबास से वेतन किए हुए थी, बहुत रस्मन। वो आसपा बेगम से मिली और अजीब निगाहों से पूरे घर का जायजा भी लेती रही। आसपा बेगम को वो लड़की एक आँख ना भाई थी, मगर वो ज़ैन की ज़िद के आगे बेबस थी। कुछ अर्से बाद मालूम हुआ कि परीक्षा की बात उसके अब्बू के दोस्त के बेटे से पक्की कर दी गई है। दूसरी बार जानिब ज़ैन की मंगनी उसकी क्लास फेलो सनीना ने से हो गई है। वो रातों में उसके साथ पार्टीज में जाता, आधी आधी रात तक ड्रिंक करके घर आता था। वो दोनों ही शादी के ख्वाब बन चुके थे। जैन सब कुछ फरामोश कर चुका था। याद था तो बस ये कि उसकी शादी सनीना से हो रही है। एक दो दिन बाद मालूम हुआ कि परीक्षा की मेहंदी होने वाली है। निकाह की डेट भी फिक्स हो चुकी है, जिसमें सब इन्वाइटेड थे ज़ैन के अलावा। आसपा बेगम और खाला दोनों ही मेहंदी में शरीक हुए। ज़ैन इस रात स्नेहा के साथ रेस्टोरेंट गया हुआ था। जब खालिद साहब परीक्षा की मेहंदी के फंक्शन से वापस घर लौटे तो यकदम उनकी तबीयत कुछ नासाज होने लगी। दिल में दर्द
बढ़ने लगा। आसमा बेगम ने जैन को फ़ोन मिलाया तो इतनी देर में शोर की आवाज़ सुनते ही पीछे समेत सैफ, अनवर, चाचा और चाची भी नीचे दौड़ते आए। जैन ने पहुंचने से पहले ही उन्हें अस्पताल ले गया। पीछे मेहंदी वाले लिबास में सर तक ओढ़े नूरानी चेहरे के साथ बैठी दवाएं करने में मशगूल थी। डॉक्टर अंदर इलाज कर रहे थे। जैन ने सुनैना को भी साथ चलने का कहा, जिससे वो अपनी बड़ियत चपाती टाल गई। जैन अस्पताल पहुंचा तो आसमा बेगम ने उसे शिकवा करना निगाहों से देखा। सॉरी अम्मी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। अब अब्बू की तबीयत कैसी है? वो बहुत बेचैन परेशान लग रहा था। काफ़ी बेहतर है, बस दुआ करो। अनवर साहब ने उसे मालूमात दी। सैफ कुछ ज़रूरी दवाइयाँ लेने गया हुआ था, तभी जैन की नज़र पीछे पर पई। वो उसे पूरे 1 साल बाद देख रहा था मेहंदी के लिबास में। वो उसे बहुत नई सी लग रही थी। पीछे ने उसे देखते ही नजरें फेर ली थी। जैन को इस समय न जाने क्यों खुद पर गुस्सा आया था। हैप्पी बर्थडे सुनैना डार्लिंग, पर मैं आज नहीं आ सकूंगा। अबू की तबीयत ठीक नहीं। जैन ने बालों पर हाथ फेरते उसे फ़ोन पर बताया। तुम्हें मालूम है ना कि आज मेरी ज़िंदगी का कितना अहम दिन है, मेरा इतना अहम इवेंट तुम यूं ही मिस करने की बात कर रहे हो। आर यू इन योर सेंसेस? वो गुस्से को छुपाती मीठे लहजे में बोली। जैन एकदम खामोश हो गया। मेरे वालिद की तबीयत ख़राब है, तुम्हारे लिए ये बात मामूली है। आज उन्हें कल रात हार्ट अटैक आया था और हर वो अस्पताल में थे। जैन ने अटकते हुए पूछा। दूसरी तरफ वो बेजारियत बढ़ रही थी। सुनो जैन, मेरी कज़न की अमेरिका से कॉल आ रही है, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके बाय। वो वाजिया उसको इग्नोर कर गई थी। जैन उसकी हरकत पर गोया सदमे में चला गया था। उसे किसी के अल्फाज याद आए थे। तुम ढूंढोगे कदर करने वालों को, मगर कोई ऐसा ना होगा तुम्हारे पास, तब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुमने क्या खोया और क्या पाया। जैन को लगा जैसे उसके आसपास कोई हंसा था, शायद उसका ज़मीर। 2 दिन बाद परीक्षा का निकाह और बारात थी, मगर वो बस एक बेजान पुतली बनी हुई थी। मेरी तो उम्र इसके ख्यालों में गुजरी। मेरा ख्याल जिसे उम्र में भी नहीं आया। वो छत पर बैठी अपने हाथों को देख रही थी, जिस पर मेहंदी सजी थी। वो ये मेहंदी हमेशा उसके नाम पर लगाती आई थी, मगर आज ये सब उसे बहुत मायूस सा लग रहा था। जब उसे मालूम होगा उसकी मोहब्बत कौन है, बड़ी देर हो जाएगी। जब उसे समझ आएगा कि उसकी असल ज़रूरत कौन है, बड़ी देर हो जाएगी। एक बड़ी खुशी है कि वो आएगा, एक बड़ी खुशी है कि वो आएगा। एक ढेर सितम ये है कि बड़ी देर हो जाएगी। उसका दिल एक इस पल बस आसमान पर देखते अपने रब से एक खामोश दुआ कर रहा था, और आंखें नमी से सजाई बैठी थी। मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है जैन, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। मुझे मेट्स पर हर दूसरे दिन आउट ऑफ सिटी जाना होता है, और वैसे भी मेरी इयादत करने से तुम्हारे वालिद ठीक नहीं हो जाएंगे। सुनैना बहुत बेमरवत साबित हुई थी। सुनैना, मेरा मकसद ये है कि अगर तुम कुछ टाइम मेरी अम्मी के साथ गुजार लोगी तो उससे हमारे रिश्ते पर अच्छा असर पड़ेगा। अम्मी की कामों में हेल्प कर दो, या फिर उनसे कुछ देर बातें कर लेना। जैन ने ने हद दर्जा खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। उसे तफसीलन समझाया, क्योंकि वो कुछ टाइम से नोट कर रहा था कि उसकी अम्मी उदास रहने लगी थी। इस तरह उसका दिल लग जाता। उसे सुनकर सुनैना हत्थे से उखड़ गई। व्हाट डू यू मीन बाय डैट? मैं इनकी कामों में हेल्प करूँ? नेवर। ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं कोई तुम्हारी अम्मी की मुलाजमा नहीं हूँ? मेरा स्टेटस तुम जानते भी हो। उसने ना कि तो गोया कारी ज़रब लगी थी। वो हमेशा से पीछे को ऐसे काम करते देखता आ रहा था, तो बेख्तियार बोल दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें इस रिश्ते के बारे में मज़ीद सोचने की ज़रूरत है। तो मुझे जो समझ रहे हो, मैं इतनी आम लड़की नहीं हूँ। कल तुम्हें अपना आखिरी फैसला सुना दूँगी। बाय। वो उसे मेज़ पर तनहा छोड़ कर बैग उठाती होटल से बाहर निकल आए। जैन का हेड लौटा तो घर की वैरानी और अम्मी की खामोशी देखकर उसका दिल बंद होने लगा था। तुम्हें मालूम है जैन, कल पीछे की बारात है। कितने अरमान थे मेरे। अगर तुमने मेरा अरमान रखा होता तो वो हमारे घर की रौनक बनकर आती, और ये हालात ना होते। जैन को उनकी अपसुदगी से भरपूर आवाज़ सुनकर मर जाने को जी चाहा। उसे सिगरेट फूँकते सारी रात गुजर गई थी। शायद शदीद एज़तराब था। आसमान पर छाया अंधेरा अब छुटने लगा था। वो सुनैना से नाराज़ था, मगर वो उसे मनाने नहीं आई थी, ना ही वो इयादत करने आई थी। अब उसे मालूम हुआ था कि वो लड़की उसके अपने रिश्तों का हाल तक ना पूछ सकती थी। उसे बेख्तियार पीछे का ख्याल आया था। जैन ने अपने बाल नोच लिए थे। खुदा ने दी है जो तौफीक, क्यों नहीं करते? अगर गलत हूँ मुझे ठीक क्यों नहीं करते? दिल था कि बस एक ही पुकार लगा रहा था। सारी रात वो उसकी भीगी आंखें और गुलनार सा चेहरा याद करते सो ना पाया था। कितनी अजियत में थी वो इस रात। वो आज इस अजियत को महसूस कर रहा था। उसने अपने दिल के अंदर इर्द गिर्द मचलते शोर से तंग आकर आखिरी फैसले के अंधेरा छट रहा था, मगर आसमान पर अभी भी कुछ तरीके बाकी थी। सुबह का उजाला जाने वाला था। जैन ने बहुत धीमी चाल से ऊपर वाले पोर्शन की जानब कदम बढ़ाए। पूरे घर में खामोशी थी। जैन ने ऐसा से दीवार फैलांकी और अगले ही प्लान के पोर्शन के ऊपर है वो कुशादा हिस्से में दाखिल हो गया। जैसे ही वो मुड़ा तो गोया उसकी सारी बेचैनी थम गई थी। पीछे सफ़ेद लिबास में दीवार से टेक लगाए ज़मीन पर बैठी सो रही थी।
परिशे ज़ैन ने उसे धीमे से पुकारा। उसके गालों पर आंसुओं के मीठे मीठे निशान थे, यानी वो सारी रात आसमान तले बैठी जागती रही थी। परिशे को एकदम होश आया। वो जागी तो पंजों के बल बैठे ज़ैन को देखकर उसे ख्वाब का सा हुआ। ज़ैन तुम पर यकीनी से घबराई। परिशे, मुझे तुमसे बात करनी है, ज़ैन ने हिम्मत करते कहा। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, अब कोई बात नहीं सुन सकती मैं तुम्हारी। परिशे ने धड़कते दिल से उसे धक्का दिया। ज़ैन ने मुश्किल खुद को संभाला। पागल हो गई हो, मैं गिर भी सकता था, ज़ैन ने गुस्से से कहा। ज़ैन की रात भर जागती हालत और उसमें से उठती सिगरेट की बू परिशे का दिल सुलगा गई। उठो, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए। परिशे ने दिल की सदा पर पाँव रख दिया था। नहीं जाऊँगा, अपनी बात किए बिना समझी तुम। वो इसके करीब बढ़ते बोला। परिशे की दिल की धड़कन थमने लगी। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ परिशे, मुझे माफ़ कर दो। तुम सही थी, मैं गलत था, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। शायद यही वजह है कि मैं सुकून से सो भी नहीं पाया रहा। ज़ैन ने आहिस्ता से हाथ जोड़े परिशे के सामने नदामत से सर झुकाया था। परिशे की आंखें उसके जुड़े हाथों को बेयकीनी से देख रही थी। क्या दवाएं इतनी जल्दी कबूल हो जाती हैं? वो सोच कर रह गई। बहुत देर हो गई है ज़ैन, अब मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूँ तो कुछ नहीं बदल सकता। वो नम आंखों से बोलती ज़मीन पर बैठी चली गई। सही रहा, दुनिया क्या कहेगी कि लड़की की बारात बदल गई, ये सब कैसे मुमकिन है? आसफा बेगम ने बेचैनी से कहा। भाड़ में जाए सारी दुनिया, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर परिशे की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे, वरना मैं किसी से भी नहीं होने दूंगा। वो तो जैसे जिद बच्चा बन गया था। खाला साहब ने अपना सर पकड़ लिया। कोई कह सकता था कि ये वही ज़ैन है जो कह रहा था मैं परिशे से किसी सूरत शादी नहीं कर सकता। वो मुंह में बड़बड़ाए। आप लोग अभी जाकर अनवर चाचा और चाची से जान से बात करें कि वो परिशे की शादी कहीं और नहीं कर सकते। वो मेरी है, वो सब मेरी है। ज़ैन ने दो टोक के बात की। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? ये कोई खेल तमाशा नहीं है, सो ज़िंदगी है। जब तुम्हारा दिल करे तो मुझ बच्ची से शादी के लिए हाँ कर दो, जब तुम्हारा दिल करे तो ना कर दो। तो ऐसा नहीं चलता। बरखुरदार जो खाला साहब भड़क उठे। ज़ैन के माथे पर अनगिनत बल पड़े थे। तुम जानते भी हो इसकी शादी कहाँ हो रही है, किससे हो रही है? आसफा बेगम तासुब से पूछने लगी। अनवर भाई के दोस्त नदीम साहब के बेटे से। उन्होंने उसकी मालूमात में इजाफा किया। इस लड़के का नाम क्या है? वो ना जाने क्या सोच रहा था। दिलावर, आसफा बेगम ने बताया। तो ठीक है, फिर आप तैयारी पकड़ लीजिए, मैं आपकी बहू को इस घर में लेकर आने का बंदोबस्त करता हूँ। वो चाबी उठाकर स्पून से बोलता ना जाने किस अज़म के तहत घर से निकलता चला गया और पीछे माँ बाप उस तरफ छोड़ गया। दिलावर कहाँ है? शार्क, नदीम साहब ने उसकी 2 घंटे से गैर मौजूदगी को महसूस करते पूछा। वो सलोन गया है अब्बा जी, उसने वहाँ तैयार होना था। शार्क ने पलंग पर बैठते कहा। अच्छा, और कितनी देर लगेगी इस नानियों की तरह तैयार होने में? वो चिढ़कर बोले। शार्क ने हंसी जब्त की। अरे अब्बा जान, इसका ब्याह है आज, तो उसे मत कोसें। शार्क उसका छोटा भाई था। मुझे मत सिखाइए, बता सारी तैयारी हो गई है? सवारियाँ तैयार हैं बारात लेकर जाने के लिए या नहीं? वो हल्का तपे हुए थे। हाँ अब्बा जी, बस फैसल बैंड बाजे वालों को लेने गया है, फिर निकलते हैं। शायद खुद भी तकरीबन तैयार था। नदीम साहब का हल्का पीते वो नदीम साहब का पीते पीते हंसने लगे। ना जाने क्या सोच रहे थे। शार्क चौंक इर्द गिर्द देखने लगा। सब लोग तैयारियों में मसरूफ थे। क्या बात है अब्बा जी, बड़े खुश लग रहे हैं, हमें भी बताइए। शार्क ने चालाकी से उनकी करीब खिसक कर पूछा। वैसे तो दिलावर किसी काम का नहीं, पर मकारी और चालाकी उसने मुझसे सीखी है। वो कश लेते बोले। शार्क को कुछ समझ लग रही थी, पर वो भी उनके मुँह से सुनना चाहता था। वो जो कुड़ी है ना, अनवर की बेटी सोनी तो वो है, पर बाप की आधी दौलत की मालिक भी है। अब दिलावर का इस पर दिल आ गया था और मेरा इसकी दौलत पर। अब समझा। वो कहका लगा उठे। तो इसलिए आपने उस रिश्ते के लिए दिलावर को मनाया ताकि आप दोनों फ़ायदा उठा सके? वो अफसोस से बोला। हाँ तो और क्या? तुझे पता है मैंने आज तक अनवर को अपने इरादों की भनक तक नहीं पड़ने दी, और मैंने तो इससे यारी हमेशा इसीलिए बना कर रखी क्योंकि वो पैसे वाला था। कभी ना कभी तो मुझे उसकी दौलत का फ़ायदा उठाना ही था। वो मौका मुझे अब मिल गया। वो किस नीयत के मालिक थे, उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इशारा होता तो वो अनवर अंकल को जाके बताता कि कहीं जिन्हें वो दोस्त समझ कर बेटी दे रहा है वो असल में उसकी दौलत पर नज़र नगा रखने वाले सबसे बड़े दुश्मन है। उसका दिल सारी तैयारियां से वो चाट हो गया था। एक मासूम लड़की की ज़िंदगी तबाह होने जा रही थी। अब उस शादी को सिर्फ रवि रुकवा सकता था। वो दिल में किसी मौजे की दवा करता उठ गया। तभी उसके मकान में शोर सा उठा। हर कोई सदमे में था। दिलावर, नदीम साहब अपनी जगह से उठे थे। तेरी ये हालत कैसे हुई? उसके दोनों हाथों पर फ्रैक्चर हो चुके थे, सर से खून बह रहा था और मुंह में भी सूजा हुआ था। अब्बाजी, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। वो बोला भी तो सिर्फ ये और ज़मीन पर ढह गया। सब तैयारियां मुकम्मल थी, पर बारात अब तक नहीं पहुंची थी। परिशा दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी थी। आसफा बेगम और खालिद साहब भी वहां मौजूद थे। ज़ैन का कुछ अता पता नहीं था। परिशा ने अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देखा, जिस पर बहुत गहरा रंग आया था। उसने अपनी मुट्ठी वापस बंद कर ली। आज मैं किसी और शख्स की होने जा रही हूँ। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है और इस सब के ज़िम्मेदार सिर्फ तुम हो। ज़ैन, आई हैट यू। वो खुद से दिल ही दिल में बातें कर रही थी। ना जाने कितने ही आंसू उसके अपने अंदर उतार लिए थे, मगर एक भी आंख से बाहर नहीं आने दिया था। परिशा ने
महसूस किया कि लोग उसे अजीब नगाहों से देख रहे हैं। अब तक लड़की की बात का कुछ अता पता नहीं। अरे भाई आनी भी है या नहीं, कुछ औरतों की आवाज़ें उसकी कानों में पड़ी तो उसे भी फिक्र होने लगी। कुछ ही देर में अनवर चाचा को एक फ़ोन आया, जिसे सुनकर वो लड़खड़ा गए। क्या हुआ, कुछ तो बोलिए। सैफ ने उनको कंधे से थाम कर पूछा तो लोग सवाल का जवाब करने लगे। वो दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया, उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो कह रहे हैं कि इस लड़की के घर में आने से पहले ही ये सब हो गया है। वो ऐसी बदनसीब लड़की की बारात नहीं ले कर आएंगे। प्रीशे की माँ ने दिल थाम लिया था। ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? फ़िरोज़ा चाची ने रोते हुए पूछा। आसमा बेगम ने शरीर दुख में उन्हें संभाला। खुद को संभालो फ़िरोज़ा। वही एकदम उनके ख्याल में आया कि वो अपने शोहर को किसी तन्हाई जगह पर ले आई। कहीं इस सब के पीछे जैन का हाथ तो नहीं। आसमा बेगम ने खाला साहब के से धीरे से कहा। तो वो नहीं जानते थे कि उनके बेटे ने क्या क्या किया होगा, पर उनकी हवाइयाँ उड़ चुकी थी। तुम्हारी औलाद मुझे हर जगह शर्मिंदा ही करवा सकती है, मैं इस हरकत पर उसे छोड़ूंगा नहीं। खाला साहब अपने से बाहर हो गए, पर वो है कहाँ? आसमा बेगम ने उन्हें ठंडा करते पूछा। मगर उन्हें भी मालूम नहीं था। अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? अनवर चाचा ने बेहाल होकर कहा। लोग इस तमाशे का मजा लेने को बेताब थे। सैफ की भी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैं करूँगा आपकी बेटी की शादी। जैन की अटल और बशाशत से भरपूर आवाज़ वहाँ सबको सुनाई दे। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया, मगर सिर्फ परिचय थी जो उसे अपने दिल की तेज धड़कन साफ सुनाई देने लगी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे पास मौजूद हो। जैन ने झुके सर से कहा। फरीशे ने भीगी पलकें उठाकर उसे देखा। कैसे यकीन आएगा जब तुम मुझे देख ही नहीं रहे? फरीशे की बात पर उसने धीरे से चेहरा मोड़कर उसे देखा। भीगी आंखें मुस्कुराते लगे वो उसे ही देख रही थी। धूप छाँव सा नज़ारा देखकर जैन के साथ साथ बदलने लगे थे। एक बात पूछूं, क्या दिलावर का वो हाल तुमने किया था? फरीशे की गैर मुतवक्का सवाल पर वो चौंका नहीं था। हाँ, जैन ने बताया। तो वो एक पल को साकत रह गई। पर क्यों? वो बेयकीनी से पूछ रही थी। जैन को उसे घूरा तो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं कर रही। परिचय गड़बड़ा गई। अब वो उसे ही देख रहा था। एक पल को इन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। ऐसे क्यों देख रहे हो? पीछे को एकदम अपनी सिचुएशन का अंदाज़ा हुआ। वो इस वक्त उसके रूम में उसके बेड पर दुल्हन बनी बैठी थी। कैसे देख रहा हूँ मैं? वो अनजान बना ऐसे वो अटक कर बोली। ओके, मैं नहीं देखता। वो उसको कंफ्यूज होता देख कर अपनी मुस्कुराहट दबा गया। बस मुझे एक सवाल का जवाब दो, फिर नहीं कुछ पूछूंगी। वो फिर सवाल जवाब करने लगी थी। जहन गलत ये तो कर रहा था कि वो शर्माएगी। ओके पूछो। जैन ने ठंडी सांस खारिज करते कहा। तुम तो इस चिड़िल से शादी करने वाले थे ना, तो फिर मुझसे क्यों की? प्रीशा ने नाराज़गी से पूछा। इसलिए क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि मेरी असल चाहत कौन है और मेरी ज़रूरत कौन है। वो प्रीशा को नरम निगाहों से देखने लगा। लेकिन मोहब्बत ज़रूरत तो नहीं होती, प्रीशा ने संजीदगी से बताया। लेकिन कभी कभी ज़रूरत भी बन जाती है, और ज़रूरत जब पूरी हो ना हो तो इंसान अधूरा रह जाता है। मैं भी अधूरा रह गया था। तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। जैन ने उसका मेहंदी से रचा हाथ थाम कर अपनी जानब खींचा तो वो उसके साथ में आ गई। इसीलिए तुमने मुझसे माफ़ी मांगी थी क्योंकि तुम शर्मिंदा थे कि तुमने मुझे छोड़कर गलती की? हाँ, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि मैं एक ज़िद्दी इंसान हूँ जिसे सिर्फ मोहब्बत से हैंडल किया जा सकता है। मुझे मोहब्बत की ज़रूरत है और मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम हो। वो मुस्कुरा कर बोला तो पीछे के चेहरे पर हया के रंग बिखर गया और उसका चेहरा गुलनार हो गया। और आज ही इस नज़ारे का लुत्फ़ जैन ने भरपूर उठाया। खुदा हाफिज़। बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल शेयर करूँगी। तो अब मैं एक दिन में 2 नावल शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।